नमस्कार दोस्तों, साल 2013 में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद भारत में नोटा को इंट्रोड्यूस किया जाता है, जिसका मतलब है नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी नहीं। बेसिकली इसको लाने की जो वजह थी वो ये कि यदि किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो भी कैंडिडेट खड़े हुए हैं, आप उनमें से किसी भी पार्टी के किसी भी कैंडिडेट को पसंद नहीं करते या आपके हिसाब से कोई भी कैंडिडेट इस लायक नहीं कि वो आपके लिए कुछ बेहतर कर पाएगा, तो ऐसे में आप नोटा के ऑप्शन को प्रेस करके आ सकते हैं। आपने लोगों को अक्सर गुस्से में ये बोलते सुना होगा कि इस बार तो मैं नोटा को दबाकर आऊंगा, लेकिन नोटा को दबाने से भी आप डेमोक्रेसी में कोई बहुत बड़ा बदलाव लेकर नहीं आ रहे हैं, बल्कि एक्चुअल में नोटा का ऑप्शन दबाकर आप सबसे बड़ी गलती या यूं कहें कि आप एक ब्लंडर कर रहे हैं, अपना एक कीमती वोट बेकार कर रहे हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, इसके लिए सबसे पहले हमको जानना होगा कि आखिर नोटा पर पड़े वोट क्या मायने रखते हैं, काउंटिंग के समय रिजल्ट को कितना इंपैक्ट कर सकते हैं ये नोटा पर पड़े हमारे वोट्स, क्या रूल्स फॉलो किए जाते हैं अभी तक इलेक्शन कमीशन द्वारा, आइए जान लेते हैं। दोस्तों, नोटा को मिले वोट यदि किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में सबसे अधिक, मतलब वहां खड़े सभी कैंडिडेट्स में सबसे अधिक भी हो जाते हैं, तो भी उस सिचुएशन में दूसरे नंबर पर सबसे अधिक वोट मिलने वाले कैंडिडेट को विनर डिक्लेयर कर दिया जाता है। इसका मतलब जिन लोगों ने नोटा पर वोट किया उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, इवन ये एक नेगेटिव वोट के बराबर भी नहीं है, क्योंकि इसकी कोई अर्थमेटिक वैल्यू नहीं होती। नोटा राइट टू रिकॉल या राइट टू रिजेक्ट नहीं है। यदि कुल 10,000 वोटों में से 9,999 मतदाता नोटा विकल्प चुनते हैं और केवल एक उम्मीदवार को भी वोट मिलता है, तो वह उस निर्वाचन क्षेत्र से जीत जाता है। अब ये नोटा पर वोट करना एक ब्लंडर कैसे है, तो देखिए, मान लीजिए आपके लोकसभा क्षेत्र से 2 कैंडिडेट खड़े होते हैं, जिनमें से एक का रिपोर्ट कार्ड बहुत खराब है, उस पर कई सीरियस क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं, और जो दूसरा कैंडिडेट है वो एक नया चेहरा है, लोकप्रिय भी कम है, कमजोर है, या ऐसा मान लीजिए कि आपके हिसाब से वो लायक ही नहीं है कि उसे वोट किया जाए। अब ऐसी सिचुएशन में मैक्सिमम लोग नहीं चाहते कि वो क्रिमिनल बैकग्राउंड वाला कैंडिडेट जीते, तो लोग गुस्से में नोटा पर वोट करने लग जाते हैं। तो होता क्या है कि नोटा पर पड़े उनके सभी वोट्स बेकार हो जाते हैं। अब लोगों ने गुस्से में वोट तो नोटा पर कर दिया, लेकिन इस वजह से वो जो दूसरा कैंडिडेट था, जो कमजोर था और लोकप्रिय भी कम था, उसे उन्हीं वोट्स का नुकसान हो जाता है जो नोटा पर पड़ चुके होते हैं, जिसकी वजह से उसे उस क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले कैंडिडेट से भी कम वोट मिल पाते हैं। अब इस सिचुएशन में नोटा के बाद जो दूसरा सबसे अधिक वोट पाने वाला कैंडिडेट होता है वो वही क्रिमिनल बैकग्राउंड वाला कैंडिडेट होता है, और रूल के हिसाब से वही विनर डिक्लेयर कर दिया जाता है। कुल मिलाकर जिसे मैक्सिमम लोग नहीं चाहते थे वही चुनाव जीत जाता है। कहीं ना कहीं नोटा की वजह से बाहुबलियों को फायदा और नए कैंडिडेट्स को नुकसान ही हुआ है। साल 2013 में इसे सिर्फ ये सोचकर लाया गया था कि इसकी वजह से पॉलिटिकल पार्टीज अच्छे उम्मीदवारों को टिकट देंगी। जिन उम्मीदवारों पर क्रिमिनल केस या कोई दूसरे केसेस चल रहे होंगे या जिनकी छवि जनता के बीच खराब है, उनको टिकट देने से बचेंगी, क्योंकि उनको ये डर होगा कि कहीं कैंडिडेट का रिपोर्ट कार्ड खराब हुआ तो लोग नोटा को वोट ना कर दें। लेकिन जब नोटा की कोई अर्थमेटिक वैल्यू ही नहीं है, तो पॉलिटिकल पार्टीज को कोई फर्क नहीं पड़ता कि नोटा पर कितने भी वोट पड़ जाए। इसलिए पहली बात तो ये कि 2013 से लेके अभी तक 10 साल के ऊपर हो चुके हैं, और नोटा को जिस पर्पस से सुप्रीम कोर्ट ने इंप्लीमेंट किया था वो पर्पस आज तक भी यहां पर अचीव नहीं हो पाया है। नोटा को पिछले 5 सालों में 1.3 करोड़ वोट्स मिले हैं, लेकिन क्रिमिनल कैंडिडेट्स लोकसभा या असेंबली इलेक्शन की बात करें तो दोनों ही जगह बढ़े हैं। 2009 में 30% एमपीज ऐसे थे जिनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस चल रहे थे, 14% तो ऐसे थे जिनके खिलाफ सीरियस क्रिमिनल केसेस, रेप, मर्डर जैसे केसेस थे। 2019 में, मतलब लगभग 10 साल बाद, क्रिमिनल केसेस वाले एमपीज 30% से बढ़कर 43% तक हो गए, और सीरियस क्रिमिनल केसेस वाले एमपीज 14% से बढ़कर 29% तक हो गए। पिछले साल राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना इलेक्शन में नोटा का इंपैक्ट साफ साफ दिखाई देता है। 639 असेंबली सीट्स में 47 सीट्स ऐसी थीं जहां नोटा का वोट शेयर
मार्जिन ऑफ विक्ट्री से ज्यादा था। सीधी भाषा में बोले तो नोटा की वजह से जो इलेक्शन का नतीजा आया था वो बदल सकता था। ये वोट्स किसी और कैंडिडेट को भी जा सकता था, तो रिजल्ट बदल भी सकता था। तो समझो देश में तकरीबन 50 एमपीज ऐसे हैं जो चुन करके तो आए हैं, लेकिन उनकी जीत में नोटा का बहुत बड़ा हाथ है। मध्य प्रदेश में ही देख लीजिए, 20 सीट में नोटा ने अहम रोल प्ले किया। कांग्रेस ने 13 सीट जीती और बीजेपी ने 7। ये उन सीट्स की बात हो रही है जहां हार जीत काफी कम अंतर से हुई। शाजापुर में बीजेपी केवल 28 वोट से जीती, लेकिन वहीं नोटा को 1534 वोट मिले। ऐसा कई सीट्स पर हुआ जहां हार जीत का फैसला 1000 वोट्स पर हो गया, जबकि वहां नोटा को 2000 से ज्यादा वोट मिले। नोटा अब इलेक्शन में हार जीत का फैसला करने लग रहा है। ये डिसाइडिंग फैक्टर बन चुका है, लेकिन इसका कोई एविडेंस नहीं है कि इसकी वजह से अच्छे कैंडिडेट्स जीत रहे हैं, क्योंकि बाहुबलियों का तो एक अपना वोट बैंक होता है, वो अपने लोगों से वोट लेने में कामयाब हो ही जाते हैं, लेकिन जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं वो इसके कारण खत्म हुए जा रहे हैं। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट में मोटिवेशनल स्पीकर शिव खेड़ा जी के द्वारा एक पिटीशन फाइल की जाती है, जिसमें नोटा ऑप्शन से रिलेटेड 3 महत्वपूर्ण बदलावों की डिमांड की है। सबसे पहली डिमांड ये कि किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में यदि नोटा को सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं तो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के इलेक्शन को रद्द, मतलब नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाए, वहां फिर से इलेक्शन करवाया जाए। दूसरी डिमांड, जो कैंडिडेट पिछले इलेक्शन में नोटा से हार गए हैं, मतलब जिनको नोटा से भी कम वोट मिले, उनको फिर से इलेक्शन में खड़ा होने का मौका नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि जनता ने नोटा को जिताकर ये पहले ही आंसर दे दिया है कि वो उनमें से किसी को भी चुनना नहीं चाहती है। और जो कैंडिडेट इस तरह से नोटा से हार जाते हैं उनको कम से कम 5 सालों के लिए इलेक्शन से डीबार्ड कर दिया जाना चाहिए। वो 5 सालों तक कोई इलेक्शन नहीं लड़ सकते, जिससे उनको रियलाइज हो कि उनको अपने अंदर इंप्रूवमेंट लेकर आने पड़ेंगे, जिससे कि वो अगली बार नोटा से ज्यादा वोट लेकर आ सके। तीसरी डिमांड, नोटा को एक फिक्शनल कैंडिडेट के रूप में प्रॉपर रिपोर्टिंग और पब्लिसिटी दी जाए। इसे अभी हाल ही में हुए सूरत लोकसभा इलेक्शन से जोड़कर देखिए। आप सबने देखा सूरत में जो लोकसभा के इलेक्शन अभी हुए हैं, वहां पे कुछ इस तरीके से हुआ कि बीजेपी की तरफ से जो कैंडिडेट था उन्हें इलेक्शन में लड़े बिना ही इलेक्ट कर दिया गया। उसका रीजन ये था कि उनके अपोजिशन में जो कांग्रेस की तरफ से कैंडिडेट खड़ा हुआ था उनका नॉमिनेशन कैंसिल कर दिया गया। कुछ क्लॉज की वजह से उनके नॉमिनेशन पेपर में कुछ दिक्कतें थीं और बाकी जो कैंडिडेट्स थे उन्होंने अपने आप को नॉमिनेशन से विड्रॉल कर लिया। तो बचा कौन? बचा बीजेपी का एक कैंडिडेट। तो उस पर्सन को बिना इलेक्शन में लड़े ही सूरत की तरफ से इलेक्ट कर दिया गया कि ये विनर है सूरत की सीट के। तो यहां पर बात ये आती है कि आपने सूरत के लोगों से जाकर के पूछा कि क्या वो सच में इस पर्सन से खुश हैं? ये तो वही बात हो गई कि अच्छा कोई नहीं मिल रहा तो चलो इन्हीं को यहां से हम विनर डिक्लेयर कर देते हैं। यहां पर पॉइंट यही है कि सूरत में अगर ऐसा हुआ था कि बाकी सारे लोग हट चुके थे, सिर्फ एक बीजेपी का कैंडिडेट आपके पास बचा हुआ था, तो भी आपको वोट करवाना चाहिए था। उस बीजेपी कैंडिडेट के साथ में आप नोटा का ऑप्शन रख के वोटिंग करवाते। हमारे इलेक्टोरल सिस्टम में नोटा को राइट टू रिजेक्ट माना जाता है और फिर आप देखते कि क्या लोग उस बीजेपी कैंडिडेट को चूज करना चाहते हैं या फिर लोग नोटा के साथ जाना चाहते हैं। क्योंकि अगर लोग नोटा के साथ जाते तो पूरा सीन ही बदल जाता। सबसे पहले तो वहां चुनाव रद्द होता, फिर से इलेक्शन होते और जो बीजेपी का कैंडिडेट विनर डिक्लेयर हुआ है वो 5 सालों के लिए इलेक्शन से बैन हो जाता, जिसे अभी विनर डिक्लेयर कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट को नो डाउट इस पिटीशन में बहुत ज्यादा दम लगा है, इसलिए ऑनरेबल सीजेआई जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने ना सिर्फ इस पिटीशन को एक्सेप्ट किया बल्कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को यहां पे नोटिस भी जारी कर दिया गया है। लेकिन जब तक सुप्रीम कोर्ट या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऐसा कुछ इंप्लीमेंट नहीं कर देता तब तक कृपया करके नोटा मत दबाइए। यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी और एडवाइस रहेगी। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।